उनके बाप का कश्मीर है, सबका है कश्मीर। और कश्मीर के अंदर टारगेट किया जा रहा है कश्मीरी हिंदू पंडितों को, हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को, कि एक हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में फिर से शुरू हो चुका है। सरकार को बताना पड़ेगा कि भैया हम सेफ़ नहीं हैं, उनको तो सेल करनी है, उनको तो पैसे कमाने हैं, जैसे मर्जी कमाएं। उनके लिए तो लोग नशे में डूबे रहें तो डूबे रहें। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें खास कश्मीर की, तो कश्मीर के हालातों में एक बार फिर से जो है एक बड़ा परिवर्तन आया है। और कुछ समय पहले हमने आपको अपडेट किया था जिसके अंदर एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम पूरन कृष्ण भट्ट जो था वो बताया जा रहा था, जिनको आतंकियों ने गोली मारकर उनकी जो है वो हत्या कर दी। और फिलहाल फिर से दोबारा से जो है कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। और उसी को लेकर कई सारे लोग, अगर हम बात करें ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, डिमांड कर रही है कि उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए द डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी, आप सभी जानते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और इस जो अभी फ़िलहाल टारगेटिंग किलिंग जो एक बार फिर से स्टार्ट हुई है वो कैसे देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं कश्मीर के अंदर फिर से जो है टारगेटिंग किलिंग जो है वो शुरू हो गई है? देखिए बोनी जी, बड़ा ही दर्दनाक है जो अभी एक हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित जिनकी किलिंग होती है, और ये किलिंग शोपियां में होती है। ये सिर्फ एक किलिंग नहीं है, इससे पहले अगर हम बात करें राहुल भट्ट, विजय कुमार, रजनी बाला, सतीश जी, रंजीत सिंह, दिलकुश कुमार, सुपिंदर कौर जी, दीपक चंद जी, सुनील भान जी भट्ट जी, और अब पूरन कृष्ण भट्ट जी की किलिंग होती है। कितना दर्दनाक है ये इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है। और इसमें आप देखें 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, रिज़र्व्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीरी हिंदू पंडित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें रीलोकेट किया जाए, हमें वहाँ पर मारा जा रहा है, चुन चुन के टारगेटिंग किलिंग्स हो रही हैं। वहाँ पर साफ ये पूछ के, जैसे आपको पता होगा सुपिंदर जी और दीपक चंद जी की किलिंग कैसे हुई थी, पूरी क्लासरूम में ये पूछा गया कि यहाँ पर बताइए हिंदू कौन है, सिख कौन है, उनको साइड पर किया गया और उनकी किलिंग हुई। तो ये टारगेटिंग किलिंग्स का जो लगातार मामला चल रहा है, इसके अंदर आपके सामने ये सारी सिचुएशन बनी हुई है कि अभी सिचुएशन कश्मीर में जो है वो ठीक नहीं है, जिसको लेकर ये सभी हमारे जो लोग हैं, भाई बहन हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें रीलोकेट किया जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि जिस तरह से ये किलिंग्स हो रही हैं, क्या इन किलिंग्स के लिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर डर के आ गए। कौन डर कर आता है मुझे बताइए, जब किसी के सिर के ऊपर बंदूक रखी जाए और ये नहीं पता कि वो एक आतंकवादी है या कोई आम आदमी है जो वहाँ पर बंदूक लेकर आया है। आपने तो आज तक देखा, अभी देख रहे हैं हाइब्रिड टेररिज्म शुरू हो गया। हाइब्रिड टेररिज्म के अंदर कोई भी व्यक्ति को टास्क मिल जाता है एक किलिंग करने का, उसका ये नहीं पता वो कौन सी तंजीम का है, लेकिन वो जाता है किलिंग करके आ जाता है। तो आप कैसे बता सकते हो? और एक व्यक्ति जो राहुल जी दफ्तर में क्लर्क का काम करते, दफ्तर में बैठे हुए थे राहुल भट्ट जी, अंदर एक आदमी आता है, दफ्तर के अंदर आए गोली मार देता है। अब राहुल जी को कैसे पता था कि वो आतंकवादी है? उनके लिए तो हो सकता है कोई ये सिविलियन बंदा है और अंदर आया है। ठीक अभी जो पूरन जी की किलिंग हुई है, मोटर स्कूटर के ऊपर 2 बंदे आते हैं, किसी को क्या पता स्कूटर पे जो आ रहे हैं उनके हाथ में बंदूक है या ग्रेनेड है उनके पास, आते हैं गोली मारते चले जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में फिर से शुरू हो चुका है, और कश्मीर के अंदर टारगेट किया जा रहा है कश्मीरी हिंदू पंडितों को, हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को, जिसके अंदर ये रिज़र्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ है। रजनी बाला जी, वो तो वहाँ टीचर थी, वो तो वहाँ पढ़ा रही थी, बताइए उसकी क्या दुश्मनी थी किसी के साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी। और उसके बाद पता नहीं कौन से ये कायर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप है, वो इस चीज़ की कहते हैं कि हमने जी ये मारा है, हम ये चलने नहीं देंगे यहाँ पर, इस तरह से 370 के बाद हम इन लोगों को यहाँ काम नहीं करने देंगे। क्यों काम नहीं करने देंगे? उनके बाप का कश्मीर है, सबका है कश्मीर। अगर सबका कश्मीर है तो वहाँ पर क्यों नहीं किसी को जो है काम करने दिया जा रहा है? जो लेबर क्लास के लोग हैं वहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं, यूपी बिहार से आकर उनको गोली मार देते हैं। आप बताइए उनका क्या कसूर है? क्या उनका कोई कसूर है? कोई ऐड ऑन करूँगा कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जब दौरा हुआ था, और भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रवाना जी का भी बहुत बार ये कहना होता है कि कश्मीर के अंदर हालात जो है वो सामान्य हैं, कश्मीर के अंदर हालात सामान्य हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात तो मैं आपको साफ कर दूँ कि आतंकवादियों की तो कमर तोड़ी हुई है। जो तंजीमें थीं, ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट, ये सब को जो है उनका खात्मा कर दिया। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उनकी जो है कमर तोड़ के रख दी है। ठीक है,
अब ये जो मैंने हाइब्रिड टेररिज्म, ये एक नया चैलेंज है हमारी पुलिस के सामने, लेकिन मुझे पता है कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी और के विजय कुमार जी हैं ADGP कश्मीर, वो पूरे सक्षम हैं इनकी कमर तोड़ने में। लेकिन बीच में जब ये इस तरह के आतंकी हमले कर देते हैं, आपने कल देखा 2 बच्चे हैं पूरन कृष्ण जी के, 2 बच्चे जी अपने पिताजी के शव के ऊपर आकर उन्हें नमन कर रहे थे, उन्हें चूम रहे थे अपने पिता को। इतना दर्दनाक वो तस्वीर थी, आपके सामने है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद बताइए एक इंसान क्या करे। एक इंसान की, अभी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर कई लोग कह रहे हैं ये लोग डर के आ गए हैं, ये लोग वहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहते तो हमें दे दो नौकरी, हम चले जाते हैं। यार कोई भी डर के नहीं आता, सीधी सी बात है, किसी को भी कोई भी डरता नहीं है। और मैं एक बात बोलूँ, हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित और हमारे रिज़र्व्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ इतने बहादुर हैं ना, जो कश्मीर में काम कर रहे थे, जो ये बोलते हैं कि ये डर के आगे या ऐसा है वैसा है, वो तो घर में बैठ के बात कर रहे हैं ना। क्या पता वो जम्मू कश्मीर में है भी या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इतने हमारे जो कश्मीरी हिंदू पंडित बहादुर भाई बहन है ना, छोटी छोटी बच्चियाँ जो वहाँ पर जॉब कर रही हैं ना, इतनी बहादुर है ना कि उनसे सीखना चाहिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए जब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। जब गवर्नमेंट ने 370 तोड़ा, बड़ा अच्छा किया। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें गवर्नमेंट को ये चीज़ बोलनी भी है कि हमारे लोगों की किलिंग हो रही है। टूरिज़्म चाहे जितना मर्जी हो जाए, करोड़ों टूरिस्ट आ जाएं, लेकिन उसी बीच में 20-21 लाशें भी तो सामने आई हैं ना, 20-21 शव भी हमने देखे हैं ना। चाहे वो राहुल भट्ट जी का हो, चाहे पूरन कृष्ण जी का हो, चाहे रजनी बाला जी का हो, चाहे सुपिंदर कौर जी का हो, ये शव भी हमने देखे हैं ना। तो ऐसी बात करने वालों को मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी डर के नहीं आता। ये इतने सालों से वहाँ काम कर रहे थे। और बिंद्रू जी का जब किलिंग होती है, एक केमिस्ट की दुकान कर रहे हैं, वो तो 90 में जब माइग्रेशन हुई, ML बिंद्रू जी तो वहाँ से दुकान बंद करके नहीं आए, उन्होंने तो दुकान आज तक रखी। अब आप बताइए क्या वो भी डरपोक थे? उनको वहाँ पर गोली मार दी, इतनी देर से रह रहे थे ना, कितने बहादुर थे। लेकिन फिर भी कई लोगों को कुछ काम नहीं है और उनको बस इसी तरह से घर, कोई पता नहीं ये लोग जम्मू में बैठे भी हैं कि नहीं, क्या पता कहाँ बैठे हुए हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एक ही बात कहूँगा, ये बड़े बहादुर लोग हैं। और जहाँ पर टारगेटिंग किलिंग्स हो रही हो ना, तो वहाँ पर रहना बहादुरी नहीं होती, उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। जब आपके दफ्तर में कोई आपके आगे गोली मार दे तो यह बहादुर नहीं हो, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। और सरकार को बताना पड़ेगा कि भैया हम सेफ़ नहीं हैं। जहां हमारी इंडियन आर्मी का सवाल है, हमारी पुलिस का सवाल है और CRPF का सवाल है, वो अलग अलग स्टेट से आके कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जी आशीष सर, लेकिन उनके हाथ में बंदूक भी है, वो अपनी भी सिक्योरिटी कर सकते हैं। जो एक क्लर्क है, जो एक टीचर है, जो एक दफ्तर में काम कर रहा है, उनके हाथ में बंदूक नहीं है, उनके हाथ में कलम है। वो सामने से गोली आएगी तो वो कलम से जवाब नहीं दे सकते। सामने से गोली, जब ग्रेनेड उनके ऊपर गिरेगा तो क्या वो कलम से उस ग्रेनेड को रोकेंगे? पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, बात करें इसी के ऊपर, हर बार महबूबा मुफ्ती जी के स्टेटमेंट्स जो आती हैं कंट्रोवर्शियल्स रहती हैं और हर बार बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट, मैं चाहूँगा उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर क्या व्यूज़ है आपके? देखिए अभी इस किलिंग के ऊपर तो सभी लोगों ने कंडेम ही किया है कि इस आतंकवाद को, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित भाइयों को और जो हमारे रिज़र्व्ड कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पनामा चौक और रिलीफ कमिश्नर जम्मू दफ्तर में, उनकी बात सुननी चाहिए और उनको या तो रीलोकेट करना चाहिए या उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि जो ये लगातार किलिंग्स हो रही हैं इनको हम बचा सकें और अपने लोगों को कम से कम बचा सकें। अगर हम अपने लोगों को बचा ही नहीं पाएंगे, हम अगर 370 के बाद अगर बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बड़ा कुछ अचीव किया, तो अचीव तो हमने किया, लेकिन 20-21 लोगों की हमने लाशें भी देखी हैं। तो मैं तो इसमें बड़ा ही मतलब कई बार बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जब हमारे कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों को ऐसे मारा जाता है, 1990 में मार के इनको निकाल दिया, तब भी इनके बारे में किसी ने नहीं देखा, और अब देखो अब भी सिचुएशन सेम ही है। तो
इस तरह की सिचुएशन के अंदर सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। जी एक लास्ट सवाल रहेगा सर, 15 से 20 साल हो गए आपको रिपोर्टिंग करते, फील्ड वर्क करते, और यूथ हर किसी से आप मिलते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, सियासत को भी आप समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अभी फैसला लिया गया है बियर का कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मिलेगी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से युवाओं को जॉब्स तो नहीं मिल रही, जिनको मिल रही है उसमें भी स्कैम सामने आ रहे हैं। JKPSI की बात करो, फायर एंड एमरजेंसी, उनकी बात करो, तो क्या लगता है आपको एक तरफ से ये जो फैसला लिया गया है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की बिक्री का, उसको आप कैसे देखते हैं एज अ सबसे पत्रकार? पहली बात तो ये कि जम्मू मंदिरों का शहर है। जब यहाँ पर लेकिन शराब फिलहाल के अभी लोग जब कह रहे हैं जब कि नहीं, beers- वो लोगों को छोड़ो ना, City मैं of मैं beers- कभी ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इसलिए ये नहीं बोलता क्योंकि कश्मीर में इतना सारा आतंकवाद है, लेकिन फिर भी कश्मीर में आज तक उसको आतंकवाद के साथ कश्मीर को नहीं जोड़ा जाता। लेकिन हमारे जम्मू में कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो फटाफट सिटी ऑफ टेम्पल्स का नाम चेंज करने की City of कोशिश करते हैं। Perversion, हाँ, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा ना, मैं इसके फेवर में हूँ। दूसरी बात, जो इस समय ये जो पहले यहाँ पर कुछ दुकानें होती थी शराब की, जैसे कि बड़ी दूर दूर लोगों को दुकानें मिलती थी, लेकिन आजकल हर गली के बाहर एक दुकान मिल जाती है। आजकल मंदिर के पास दुकानें, आजकल गुरुद्वारे के पास दुकानें, मस्जिद के पास दुकानें, स्कूलों के पास दुकानें। क्यों? पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब एक तो इतने ज़्यादा लाइसेंस दे दिए। पहले तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, ये चीज़ बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे कई सारे परिवार जो हैं उनका घर ख़राब होता है। फिर भी अगर इन्होंने ये किया है तो इसी बीच में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये रखने की ज़रूरत क्या थी? अब देखिए, एक तो ईज़िली कोई भी, जैसे आप समझते हैं हमारे जम्मू है, आज भी किसी भी दुकान पे लीकर शॉप के ऊपर कोई भी इंसान जाता है तो आगे पीछे पहले देखता है कोई इसको देख तो नहीं रहा है, कोई रिश्तेदार तो नहीं खड़ा है, या फिर उस दुकान पे पहले कोई देख लेता है कि वहाँ पे कोई खड़ा तो नहीं है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो ये चीज़ें आज भी हैं। बच्चे नहीं जाते, उनको डर लगा रहता है कि, लेकिन अब जब डिपार्टमेंटल स्टोर में ये चीज़ मिलेगी तो ये चीज़ हर काम हो जाएगी, जिससे कि इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा, ये चीज़ कम नहीं होगी। इसलिए ऐसे डिसीज़न नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे जो है, जो हमारे बच्चे हैं वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ भी जाके परचेज़ कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट स्टोर ये बोलेगा भाई आप 18 साल से छोटे हैं, आप ये बियर नहीं खरीद सकते? कोई नहीं बोलेगा। उनको तो सेल करनी है, उनको तो पैसे कमाने हैं, जैसे मर्जी कमाएं। उनके लिए तो लोग नशे में डूबे रहे तो डूबे रहे। उनका भी मेन फोकस यही रहा कि रेवेन्यू। मेरा तो इसमें ये कहना है कि पहले तो जो इतने अनगिनत लाइसेंस दिए गए शराब के, वो भी नहीं होने चाहिए थे, और दूसरी बात, ये डिसीज़न भी बिल्कुल गलत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।